नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चंस आते रहते हैं और ये बहुत फैक्चुअल हो जाता है जिससे हमें रटना पड़ता है। लेकिन अगर हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो हमें फैक्ट को याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आज हम उस सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि आज हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट में, स्पेस टेक्नोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या देखने वाले। तो हम आज इस वीडियो लेक्चर में रॉकेट एंड जेट में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, कितने टाइप्स के ऑर्बिट होते हैं जहां सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट जो भी आज रॉकेट और जेट है उसमें कौन सा फ्यूल यूज हो रहा है और कितने टाइप के लॉन्चिंग व्हीकल इसरो के द्वारा यूज किया जा रहा है और कितने टाइप के सैटेलाइट होते हैं जो इसरो लॉन्च करता है। तो हम इन सब के बारे में डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए हम वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। तो हम रॉकेट और जेट के बारे में देखते हैं। तो जैसा आप जानते होंगे, बेसिक मैंने डायग्राम बनाया है। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीज समझा दूं आपको। पहले रॉकेट और जेट का फंक्शन सिमिलर होता है। फ्यूल चैम्बर होता है, ऑक्सीजन होता है, पावर टरबाइन होता है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन और फ्यूल जब बर्न करता है तो बहुत सारे मास ऑफ गैस जो है वो जनरेट होता है और वो स्केप करता है। जब वो स्केप करना चालू करता है तो पीछे बहुत सारे मास ऑफ गैस क्या होता है, स्केप होता है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहां पे अप्लाई होता है और थ्रस्ट जनरेट होता है इनके ऊपर, क्योंकि ये जितना ज्यादा इधर मास स्केप करना चाहेगा तो उतना ही फोर्स जनरेट होगा यहाँ, और फोर्स जनरेट होगा तो ये आगे बढ़ेगा। तो वैसे ही ये फ्यूल के थ्रू आगे बढ़ता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। तो दोनों का फंक्शन तो लगभग सिमिलर है, कुछ बेसिक डिफरेंस है। रॉकेट किसको बोलेंगे और जेट किसको बोलेंगे उसमें। तो रॉकेट क्या होता है कि रॉकेट हम उसको कैटेगराइज करते हैं जो नॉट डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता है। वहां पे ऑक्सीडाइजर यूज किया जाता है। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों चैम्बर होता है, जैसे यहां दिखाया गया है। तो वो दोनों चैम्बर होता है और वो दोनों फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीडाइजर क्या होता है, फ्यूल बर्न करने के लिए ऑक्सीडाइजर यूज किया जाता है। तो ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों का चैम्बर होता है यहाँ पे। ये वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये बहुत हाई हाइट के लिए, बहुत ज्यादा ऊंचा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या और भी अर्थ ऑर्बिट के लिए किया जाता है। इसलिए सैटेलाइट लॉन्चिंग में यूज होता है रॉकेट। जैसे कि अभी हमारे डिफेंस सिस्टम में भी हम आगे पढ़ेंगे तो जितने अग्नि, पृथ्वी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, ये जो लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं, ऑल बैलिस्टिक मिसाइल, जितना भी आप बैलिस्टिक मिसाइल आप देखे होंगे, तो जितना भी बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो सारे रॉकेट कैटेगरी में आते हैं। और जेट क्या होता है, तो जेट इज डिपेंड ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये बर्न होने के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज करता है, डिपेंड करता है। तो जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा तो आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत, इसका हाइट एज कंपैरिजन टू रॉकेट लेस होगा। ये लेस हाइट तक जाता है। और ऑल क्रूज मिसाइल, जितने भी क्रूज मिसाइल होते हैं, जैसे निर्भय हो गया, ब्रह्मोस हो गया, तो ये सारे क्रूज मिसाइल जो हैं वो जेट के कैटेगरी में आते हैं। ये जेट के कैटेगरी में आता है। और ये जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, आपको याद रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल आर रॉकेट एंड क्रूज मिसाइल आर जेट। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा जा सकता है। तो अभी हम देखें रॉकेट और जेट। अब रॉकेट जब सैटेलाइट लॉन्च करता है तो कुछ ऑर्बिट में लॉन्च करता है। जैसा आपको पता है डिफरेंट ऑर्बिट होते हैं अर्थ के, तो उसके ऑर्बिट में लॉन्च होता है सैटेलाइट, जहां से वो यहां से सिग्नल जा सके और वो अर्थ ऑब्जर्वेशन में या टेलीकम्युनिकेशन में या नेविगेशन में हमें मदद कर सके। तो हम पहले ऑर्बिट के बारे में जानते हैं कि अर्थ का ऑर्बिट क्या है। तो अब हम ऑर्बिट के बारे में जानते हैं। तो ऑर्बिट क्या होता है, तो ऑर्बिट, अर्थ, जैसे ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ से वो दूरी, वैसा प्लेस, कुछ डिस्टेंस पे वैसा प्लेस जिसके अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। मतलब जहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो पा रहा है स्पेस में, वो प्लेस। तो इट इज द प्लेस वेयर सैटेलाइट्स आर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जैसे कि अगर ये हमारा अर्थ है तो इसके अराउंड अगर रोटेट कर रहा है, कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये एक ऑर्बिट हो गया।
ये बहुत सारा होता है, जैसे कि हम आगे देख रहे हैं। तो ये हमारा अर्थ है और यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। तो ये अर्थ, हिंदी में इसको कक्ष भी बोलते हैं, ऑर्बिट को। तो ऑर्बिट इट इज द प्लेस वेयर सैटेलाइट आर रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं कि अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट जहां पर रिवॉल्व कर रहा है वो ऑर्बिट है। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि सन के अराउंड अर्थ भी एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। तो कितने टाइप का ऑर्बिट होते हैं हम ये देखते हैं। तो एक ऑर्बिट होता है एलईओ, एमईओ और जीईओ। ये हाइट के अकॉर्डिंग है कि अर्थ से कितने डिस्टेंस पे है वो ऑर्बिट। तो उसके अकॉर्डिंग हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, एलईओ, एमईओ और जीओ। एलईओ मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और जीओ में 2 टाइप के होते हैं ऐसे। जीओ मतलब जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट होता है, लेकिन एक जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट का स्पेशल क्लास जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट होता है। हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोअर अर्थ ऑर्बिट के बारे में जानते हैं। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट सबसे लो डिस्टेंस पे होता है, जैसे 200 से 2000 किलोमीटर के हाइट डिस्टेंस पे अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस है। अब लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस है तो आप इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने पे किस टाइप के सैटेलाइट को प्लेस करेंगे। हम आगे सैटेलाइट के बारे में भी देखेंगे, लेकिन आपसे मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सोचे कि क्या ऐसा काम होगा जो हम लोअर अर्थ ऑर्बिट पे सैटेलाइट को प्लेस करेंगे। तो आप ये बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अगर हमें अर्थ ऑब्जर्वेशन करना है, अर्थ को बहुत नजदीक से देखना है, अर्थ की मैपिंग करनी है, लैंड की मैपिंग करनी है, तो हम अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट यूज कर सकते हैं, वहां पे सैटेलाइट को यूज कर सकते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि अगर आपको अर्थ ऑब्जर्वेशन यूज वाले सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो आप कहां पे लॉन्च करेंगे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। 200 से 2000 किलोमीटर डिस्टेंस पे लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है। मिडिल अर्थ ऑर्बिट और इसके बाद हम पहले देखते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, जनरली हम लोग 36,000 किलोमीटर पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी को स्पेसिफिक याद रखना है तो 35,786 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। और ऐसे 36,000 किलोमीटर एक जनरल वे में हम याद करेंगे कि उतने हाइट पे, उतने डिस्टेंस पे अगर कोई सैटेलाइट वहां पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि वो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में है। और इन बिटवीन टू में अगर कोई ऑर्बिट प्लेस है, कोई सैटेलाइट प्लेस है, तो उसको बोलेंगे हम कि वो मिडिल अर्थ ऑर्बिट में वो सैटेलाइट प्लेस है, तो उसको मिडिल अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। तो ये सबसे पहले यहां से हम देखेंगे कि ये हो गया, यहां अर्थ से ये लोअर अर्थ ऑर्बिट, तो इसके नेक्स्ट वाले को बोल देंगे मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस वाले को हम बोलेंगे क्या, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। अब ये जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, तो जियो सिंक्रोनस का वो स्पेशल क्लासिफिकेशन जब हम सैटेलाइट को इक्वेटर के जस्ट ऊपर रखते हैं, इक्वेटर के ऊपर 36,000, अगर जैसे ये हमारा अर्थ है और ये 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे ऑर्बिट है जो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है ये, तो यहां हम अगर सैटेलाइट लॉन्च किए हैं तो अगर ये जैसे हमारा इक्वेटर था, तो अगर किसी सैटेलाइट को हम यहां पे अगर प्लेस किए हैं, यहां पे प्लेस किए हैं, तो इसको बोलेंगे ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। और इन बिटवीन इसके अलावा और कहीं भी प्लेस करेंगे तो उसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये भी जियो सिंक्रोनस है, लेकिन जियो सिंक्रोनस में ही ये जियो स्टेशनरी है। अब जियो स्टेशनरी क्यों नाम दिया गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर किसी ऑर्बिट में आप ये समझिए कि 36,000 किलोमीटर ही डिस्टेंस क्यों लिया गया, इसमें भी कुछ फैक्ट है। तो 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस में जब यहां पे रखते हैं तो इसको अर्थ के अराउंड एक बार रिवॉल्व होने में 24 आवर्स लगता है। और अर्थ भी जैसा आपको पता होगा कि अपने एक्सिस पे 24 एक दिन में, मतलब एक रिवॉल्यूशन करने में उसको 24 आवर लगते हैं, और इसको भी 24 आवर्स लग रहा है। तो इसका मतलब अगर हम यहां पे प्लेस करते हैं किसी भी सैटेलाइट को, तो जैसे जैसे ये मूव करते जाएगा वैसे वैसे अर्थ का ये प्लेस भी मूव करते जाएगा। तो अर्थ भी 24 आवर्स में 1
एक बार रिवॉल्व हो जाएगा और सैटेलाइट भी 24 आवर्स में एक बार रिवॉल्व हो जाएगा। तो आप जब अर्थ पे यहाँ पे खड़े रहेंगे तो आपको ये सैटेलाइट स्टेशनरी दिखाई देगा। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए इस टाइप के सैटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये अगर इस ऑर्बिट में लॉन्च हो रहा है, अगर इक्वेटर के ऊपर, जस्ट इक्वेटर ये अर्थ है और इसके इक्वेटर ऐसे है, ये अगर अर्थ आप जानते हैं तो ये इक्वेटर का लाइन है। तो जब इक्वेटर के लाइन के जस्ट ऊपर 36,000 किलोमीटर आप गए और वहां पे सैटेलाइट को रख दिए और वो ऐसे इक्वेटर अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो उसको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे। तो ये था। और बाकी अगर किसी डिस्टेंस पे है तो उसको जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं। एक पोलर ऑर्बिट भी पिक्चर में आता है। पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या है कि ये तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हो गया, और ये जैसे लोअर अर्थ ऑर्बिट है तो हम इसमें ये नहीं बताया कि कहां प्लेस करेंगे। अगर दो टाइप से हम प्लेस कर सकते हैं। अगर इक्वेटर में प्लेस करेंगे तो उसको इक्वेटोरियल ऑर्बिट बोलेंगे। अगर पोलर में प्लेस कर रहे हैं, पोलर मतलब ये ऐसे अर्थ है और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ऐसे अगर रोटेट कर रहा है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे पोलर ऑर्बिट। और अगर इक्वेटर के अराउंड रोटेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल ऑर्बिट, और कुछ नहीं है। पोलर ऑर्बिट का एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसको ऐसा क्यों बोलते, क्या होता है इसमें पोलर ऑर्बिट में, तो नियर पोल होता है ये। इसका एक स्पेशल फंक्शन क्या है कि इट इज पास ओवर अ सेक्शन ऑफ अर्थ एट अ सम सेम टाइम एवरी डे ये कुछ सेक्शन ऑफ अर्थ को सेम टाइम में पास करता है। तो वो सन सिंक्रोनस, सन के जैसा, क्योंकि अर्थ में हम देखते हैं कि सन जो है उस जगह से हमेशा एक ही जगह से पास होता है। वैसे ही सैटेलाइट भी होगा, वो पोलर ऑर्बिट नियर पोल रखते हैं, तो वो जब से पोल टू पोल मूव करते रहता है तो देखेंगे कि कुछ सेक्शन ऑफ अर्थ के सेम टाइम में ही वो हर दिन सेम टाइम सेम जगह से पास कर रहा है। तो इसीलिए उसको बोल देते हैं सन सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। तो ये पोलर ऑर्बिट का ही ये स्पेशल क्लासिफिकेशन है। और इक्वेटोरियल ऑर्बिट, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इक्वेटर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ये क्या होगा, इक्वेटोरियल ऑर्बिट होगा। तो ये ऑर्बिट आप होप समझ में आ गया होगा आपको कि ऑर्बिट कुछ नहीं है, एक ऐसा प्लेस है जिसके अराउंड हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और वो अर्थ के अराउंड मूव करते रहता है, और हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उस सैटेलाइट से वो हमें देते रहता है। तो अब बात करते हैं सैटेलाइट को, बाद में हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर हम प्लेस करना है, अभी हम रॉकेट पढ़े, तो रॉकेट को अगर यहाँ प्लेस करना है और यहाँ पे जाना है तो रॉकेट में क्या यूज करते हैं, फ्यूल यूज करेंगे। तो किस टाइप का फ्यूल यूज करते हैं और कितने टाइप के फ्यूल होते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ फ्यूल देखते हैं। तो रॉकेट में जैसे बताया कि सैटेलाइट लॉन्च के लिए जो रॉकेट यूज हो रहा है उसमें कुछ फ्यूल लगेगा। तो फ्यूल 3 टाइप के फ्यूल यूज होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और क्रायोजेनिक फ्यूल। ये अभी लेटेस्ट है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं सॉलिड फ्यूल के बारे में। तो सॉलिड फ्यूल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा फ्यूल यूज होता है रॉकेट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एल्यूमिनियम पाउडर यूज किया जाता है और बाइंडेड बाई एचटीबीपी। एचटीबीपी मतलब कि हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, ये बाइंड किया जाता है, इससे बाइंडेड होता है क्या, एल्यूमिनियम पाउडर। ये सॉलिड फ्यूल होता है और हमेशा ये यूज इन फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है कि अगर ऐसा होता है कि एक जैसे सैटेलाइट पीएसएलवी या जीएसएलवी, आप पीएसएलवी लेते हैं, तो पीएसएलवी जैसे लॉन्च हो रहा है तो पीएसएलवी में क्या होता है, 4 स्टेज होता है। 4 स्टेज मतलब कि 4 इंजन, आप एक ये समझिए 4 इंजन मतलब सबसे पहले एक इंजन यूज होगा जिसमें सॉलिड फ्यूल रहेगा, वो थ्रस्ट जनरेट करेगा, वो लिफ्ट करेगा, और वो लिफ्ट करेगा जब, उसके बाद जब वो खत्म हो जाएगा तो सेकेंड इंजन स्टार्ट हो जाएगा, उसका फ्यूल स्टार्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड इंजन खत्म होगा, फिर थर्ड इंजन स्टार्ट होता है, और उसके बाद लास्ट 4th इंजन चालू होता है। तो हर इंजन एक अपना अपना फ्यूल यूज करता है, और लास्ट में प्लेलोड, जहां जिस ऑर्बिट में प्लेस करना होता है वो पेलोड जो होता है सबसे लास्ट में, वो उस ऑर्बिट में प्लेस हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में हमेशा जब जैसे थ्रस्ट जनरेट करना हो, यहां पे सबसे मैक्सिमम फोर्स की जरूरत रहेगी, थ्रस्ट की जरूरत रहेगी। क्यों, आप खुद समझिए कि कोई भी चीज अगर स्टेशनरी है, क्योंकि अभी जो आप मिसाइल देखे होंगे तो ये मिसाइल खड़ा है नीचे, तो जब उसको लिफ्ट करना है
तो जब उसको लिफ्ट करना है तो कोई भी स्टेशनरी पार्ट को लिफ्ट करने में सबसे ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होगी। उसके बाद अगर वो मूविंग हो जाएगा, जब वो मूव करने लग जाएगा उसके बाद उसको कंटिन्यू करने में कम थ्रस्ट रिक्वायर है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय हमेशा फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है। तो यूज्ड इन फर्स्ट स्टेज मतलब जब लिफ्ट कर रहे हैं नीचे से व्हीकल को। उसके बाद इजी टू हैंडल, सॉलिड एज कंपेयर लिक्विड के कंपैरिजन में सॉलिड को हैंडल करना आसान है, आप ये जानते होंगे। और रूम टेम्परेचर पे स्टेबल भी होता है सॉलिड फ्यूल, और ये गिव नेसेसरी थ्रस्ट, और नेसेसरी थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। एक डिसएडवांटेज है सॉलिड फ्यूल का, क्या है वो समझिए। मल्टीपल स्विचिंग नहीं प्रोवाइड करा पाता है सॉलिड फ्यूल। मल्टीपल स्विचिंग का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल स्विचिंग का मतलब ये है कि ऑन एंड ऑफ कंडीशन, जब हम चाहें, जैसे आप बाइक में देखते हैं कि आपको अगर ऑफ करना है तो आप चाबी घुमा देते हैं, फ्यूल आपका ऑफ हो जाता है, बाइक रुक जाता है। तो वैसे मल्टीपल स्विचिंग जब चाहे ऑन कर दे, जब चाहे ऑफ कर दे, वो आप इसमें सॉलिड फ्यूल जब यूज हो रहा होगा तब आप इसको नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा? क्योंकि सॉलिड फ्यूल हमेशा ऑक्सीडाइजर और फ्यूल एक ही चैम्बर में प्लेस होता है, और एक ही चैम्बर में प्लेस होता है। जब एक बार वो बर्न करना स्टार्ट कर जाता है तो उसको बीच में आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है सॉलिड फ्यूल के साथ। अब एक पिक्चर बनाइए कि आपको अगर बीच में रोकना है, आपको लगा कि कहीं मतलब कहीं डायरेक्शन चेंज हो गया और आप ऑफ करके उसको फिर से अपने पोजीशन ठीक करना चाह रहे हैं, तो वो काम आप सॉलिड फ्यूल जब तक बर्न कर रहा है वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट स्टेज में आप देखते हैं कि हमेशा जो ओशन होता है उसके किनारे, सी के किनारे ही हमेशा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। उसका एक कारण ये भी होता है कि जब फर्स्ट स्टेज में जब मूव कर रहा हो, अगर कुछ गड़बड़ हो, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है उस समय, तो उस समय अगर कुछ मिस हैपनिंग हो तो वो समुद्र के ऊपर हो, ठीक है। तो उसको मल्टीपल स्विचिंग करना थोड़ा मुश्किल है सॉलिड फ्यूल के साथ, लेकिन वो फर्स्ट स्टेज बर्न हो जाता है, उसके बाद लिक्विड आ जाता है। तो लिक्विड जो है वो लिक्विड फ्यूल मल्टीपल स्विचिंग को प्रोवाइड कर सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें लिक्विड चैम्बर और ऑक्सीडाइजर चैम्बर, फ्यूल चैम्बर और ऑक्सीडाइजर चैम्बर, ये अलग अलग होते हैं, तो यहां पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये क्या लिक्विड फ्यूल क्या यूज करता है? अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन यूज किया जाता है एज ए लिक्विड फ्यूल। ये मोर थ्रस्ट पर यूनिट मास मोर थ्रस्ट जनरेट करता है लिक्विड फ्यूल, और यूज्ड इन सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज अब जब देखिएगा पीएसएलवी जीएसएलवी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब सेकेंड स्टेज में आएंगे तो सेकेंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं। तो ये था सॉलिड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हैंडल थोड़ा मुश्किल है, और एक तो ये डिसएडवांटेज है कि उसका कोरोजन का लिक्विड फ्यूल है, तो कोरोजन थोड़ा सा डिसएडवांटेज है लिक्विड फ्यूल के साथ। ये मोर थ्रस्ट प्रोवाइड करता है पर यूनिट मास, ये एडवांटेज है इसका। तो अब हम आते हैं तीसरा, क्रायोजेनिक फ्यूल। अब ये नया अभी जीएसएलवी में क्रायोजेनिक फ्यूल यूज होने स्टार्ट हुआ है। क्रायोजेनिक क्या होता है? क्रायो मतलब समथिंग रिलेटेड टू लो टेम्परेचर। तो अगर कोई भी चीज 153 डिग्री -153 डिग्री से नीचे अगर करा तो उसके साथ क्रायो लगा देते हैं। तो क्रायो इंजन -153 डिग्री के नीचे अगर टेम्परेचर पे कोई काम कर रहा है तो वो क्रायो इंजन हो जाता है। क्रायोजेनिक फ्यूल, अगर कोई फ्यूल -153 डिग्री के नीचे वर्क कर रहा हो तो क्रायोजेनिक फ्यूल। तो इसमें कौन सा फ्यूल यूज करते हैं? लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं एज अ फ्यूल। लिक्विड हाइड्रोजन का लिक्विड कंडीशन -253 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन होता है, उसके बाद फ्रीज करने स्टार्ट होता है। और लिक्विड ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन को। यहां पे ऑक्सीडाइजर क्या था? ऑक्सीजन। यहां पे लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजर, और ये -183 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेंटेन हो पाता है। और इसमें फायदा क्या है क्रायोजेनिक फ्यूल का? मिनिमम फ्यूल मैक्सिमम थ्रस्ट, पर यूनिट मास सबसे कम फ्यूल लगता है क्रायोजेनिक फ्यूल। इसीलिए आज हम लोग जीएसएलवी की तरफ आ रहे हैं, पीएसएलवी से जीएसएलवी की तरफ आ रहे हैं। क्यों जीएसएलवी की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि हमें हम अभी तक जितना लिफ्ट पेलोड लेके जा रहे थे वो पेलोड काम नहीं कर रहा था, तो हम हैवी लिफ्ट उठाना चाह रहे हैं, ज्यादा पेलोड ले जाना चाह रहे हैं, जैसे अभी गगनयान मिशन है।
तो उसमें GSLV Mk3 यूज हो रहा है। तो GSLV Mk3 में क्रायोजेनिक फ्यूल यूज होता है। तो क्रायोजेनिक फ्यूल क्यों यूज कर रहे हैं? थर्ड स्टेज में जनरली हम क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करते हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट होता है, और मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट होगा तो हम ज्यादा हैवी लिफ्ट को ऊपर ले जा सकते हैं, तो इसलिए क्रायोजेनिक फ्यूल। इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताता हूं। बात 1991 की है। 1991 में इंडिया और रसिया के बीच एक ट्रीटी साइन हुआ। ट्रीटी साइन क्या हुआ कि रसिया जो है वो इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन प्रोवाइड करेगा, और क्रायोजेनिक इंजन प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ उसका टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। दो डील होता है, या तो आप सीधे इंजन दे दीजिए, या फिर इंजन देने के साथ उसका टेक्नोलॉजी, मतलब उसको आगे इंडिया बना सके वैसा टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करना रहता है। ट्रेनिंग भी देते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये दोनों डील हुआ इंडिया और रसिया के बीच। लेकिन आपको पता होगा 1991 में यूएसएसआर, पहले 1991 में यूएसएसआर होता था, 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर ब्रेक हो गया। बहुत सारे कंट्री सोवियत संघ रूस में आते थे, तो वो ब्रेक हो गए और रूस अलग हो गया। अब उस समय जो रूस के राष्ट्रपति हुए 1993 में जो डील हुआ था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, बोला कि ये डील नहीं हो सकता है, क्योंकि उन्होंने 1992 में रसिया MTCR ज्वाइन कर लिया था, उसका मेंबर हो चुका था। तो उसका बहाना देके रसिया ने बोला कि हम MTCR के मेंबर हैं, तो हम ये डील हम आपको नहीं दे सकते हैं। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा करके बहाना कर दिया और उन्होंने देने से मना कर दिया, डील को मना कर दिया। बट भारत के कुछ डिप्लोमेट्स उन्होंने समझाया कुछ डील को, और मतलब क्लैरिफाई किए कि वो पहले है, आप MTCR को 92 में ज्वाइन किए हैं, हम लोग 1991 में उस डील को किए हैं। तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यूज करके फाइनली रसिया माना कि ठीक है हम आपको देंगे, लेकिन वो 7 इंजन देने के लिए तैयार हुआ और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर के लिए मना कर दिया कि हम इंजन बस दे देंगे। तो मतलब 7 इंजन देने के लिए तैयार हुआ रसिया। अब 7 इंजन अगर रसिया को मिला, 7 इंजन इंडिया को मिला, तो वो 7 इंजन से आप समझिए कि 7 GSLV हो सकता है यूज। उसके बाद क्या? उसके बाद तो फिर वहीं बैक टू पवेलियन। तो इंडिया ने उसके बाद अनाउंस किया क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोग्राम। क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोग्राम एक प्रोग्राम चलाया और अनाउंस किया कि हम क्रायोजेनिक अपर स्टेज पे काम करेंगे 1994 में। तो उसके बाद से 2014 तक इंडिया इज द मास्टर ऑफ क्रायोजेनिक इंजन। अब इंडिया इसरो के द्वारा क्रायोजेनिक इंजन का अभी तक मास्टर हो चुका है। इंडिया क्रायोजेनिक इंजन खुद बना रहा है। तो हम आगे जब GSLV पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किसमें इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ है और किसमें रसिया का क्रायोजेनिक इंजन यूज हुआ है। तो ये क्रायोजेनिक की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ फ्यूल हो गया। दिस इज इनफ फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में कि लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है और इंडिया कौन से लॉन्चिंग व्हीकल को बना रहा है और स्टार्टिंग से लेके अभी तक कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल बनाए जा चुके हैं। तो देखते हैं हम देखते हैं अब लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल क्या होता है? 2 टाइप के लॉन्च व्हीकल होते हैं जनरली। एक होता है एक्सपेंडेबल, एक होता है रीयूजेबल। एक्सपेंडेबल का मतलब वंस यूज्ड, एक ही बार यूज होता है। मतलब कि आप लॉन्च किए उस व्हीकल को, जैसे आप सुने होंगे PSLV C30, C32, C47, तो ये सीरीज है कॉमर्शियल। C का मतलब कॉमर्शियल सीरीज होता है। तो एक बार लॉन्च हुआ वो, तो उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वहां जाता है PSLV, फिर वो स्टेज पार्ट अलग अलग होते जाता है और फाइनली जो भी सैटेलाइट या जो भी लॉन्च करना है वो सैटेलाइट ऑर्बिट में प्लेस हो जाता है। तो वो व्हीकल समाप्त हो जाता है, मतलब उसको दोबारा आप वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल, मतलब वंस यूज। और रीयूजेबल, ये फ्यूचर काम चल रहा है इस पे। रीयूजेबल मतलब कि आप उसको लॉन्च करें और उसके बाद उसको वापस रिकवर भी कर ले, तो वैसे लॉन्च व्हीकल को बोलते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल में हमारा SLV, PSLV, GSLV, SSLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये चारों फुल फॉर्म है। हम एक एक करके इसको देखेंगे, 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे। और रीयूजेबल जो फ्यूचर है अभी, उसको बोलते हैं RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। और एक है अवतार, तो इस पे भी काम कर रहा है DRDO और इसरो का ये ज्वाइंट वेंचर का
प्रोग्राम है, ज्वाइंट प्रोग्राम है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले हम एक्सपेंडेबल के बारे में देखेंगे, फिर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के बारे में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे काम करता है। उसके पहले, ये लॉन्च व्हीकल के पहले, अब लॉन्च व्हीकल तो बाद में बनना स्टार्ट हुआ, उसके पहले जब इसरो स्टार्टिंग में काम हो रहा था, स्पेस जब वर्क होना स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो उस समय ये लॉन्च किया गया साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट क्या है, आप ये बेसिक को समझिए, उसके बाद ये लॉन्च व्हीकल को समझेंगे। तो साउंडिंग रॉकेट क्या होता है? तो साउंडिंग रॉकेट, जैसे कि हम बताएं आपको कि ऑर्बिट जो होता है वो मिनिमम 160 किलोमीटर, यहां इसके ऊपर प्लेस करेंगे 160 से ऊपर तो ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस होता है। और एक जो बलून होता है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन को स्टडी करता है, वो मैक्सिमम 40 किलोमीटर हाइट तक जाता है। तो इन बिटवीन अगर 160 किलोमीटर से लेके अगर 40 किलोमीटर के बीच में स्टडी करना है आपको, तो स्टार्टिंग में स्टडी इस इन्वायरमेंट की हुई। जब तक आप इस इन्वायरमेंट के बारे में नहीं समझेंगे, उसके ऊपर क्या है कैसे समझेंगे आप? तो इन बिटवीन, इसके बीच में अगर आपको स्टडी करना है, तो इसके स्टडी के लिए क्या यूज हुआ? साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट कैसा था? 2 स्टेज। स्टेज में बताया क्या होता है? 2 स्टेज, 2 इंजन। 2 इंजन, 2 स्टेज का मतलब बताया आपको कि एक सबसे नीचे, पहले उसमें इंजन फ्यूल चैम्बर वो समाप्त होगा, वो अलग हो जाता है, ये अलग, उसके बाद दूसरा स्टेज काम करना, दूसरा इंजन काम करना स्टार्ट करता है, फिर वहां का वो खत्म, वो धीरे धीरे लाइट होते जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जो आपका लॉन्चिंग व्हीकल जाता है वो धीरे धीरे हट जाता है, और फाइनली जो ऑर्बिटर ऑर्बिट में प्लेस हो जाता है। अगर उसमें लैंडर रोवर भी जा रहा है तो लैंडर रोवर वहां, अगर किसी मिशन पे है, जैसे मार्स मिशन, मून मिशन, तो वो अगर केवल ऑर्बिट में सैटेलाइट को प्लेस करना है तो ऑर्बिट में फाइनली सैटेलाइट को प्लेस कर देता है, उसके पहले बाकी सारी चीज वो हट जाते हैं। तो स्टेज होता है, इसको स्टेज बोलते हैं। एक एक बार में एक एक इंजन चालू होता है। तो सेकेंड स्टेज था, ये सेकेंड स्टेज था, और दोनों स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज हुआ था। यहाँ पे सॉलिड फ्यूल अभी हम जस्ट डिस्कस किए क्या होता है, तो सॉलिड फ्यूल यहाँ पे यूज हुआ था। और कहां से लॉन्च किया गया? थुम्बा स्टेशन इज यूज टू लॉन्च। थुम्बा स्टेशन TERLS है, तिरुवनंतपुरम में है। तो ये यहाँ पे TERLS से, तिरुवनंतपुरम से, ये थुम्बा स्टेशन से लॉन्च किया गया था। रोहिणी सीरीज जो आप सुनते होंगे, ये साउंडिंग रॉकेट सीरीज था, साउंडिंग रॉकेट था जो इन बिटवीन इसकी स्टडी कर रहा था। तो बेसिक जो है वो साउंडिंग रॉकेट आया, उसके बाद आगे ये आने लगा एक्सपेंडेबल लॉन्च व्हीकल, और अब फ्यूचर में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो उसमें हम सबसे पहले SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में देखते हैं। तो हम अब पहले लॉन्च व्हीकल में SLV को देखते हैं और PSLV को देखते हैं। तो लेट 70s में SLV प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, SLV 3 करके, SLV 3 प्रोग्राम हुआ, जो 4 स्टेज का था, और चारों स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज हुआ। 4 स्टेज इस इंजन, इस लॉन्च व्हीकल में 4 स्टेज इंजन था, 4 स्टेज इंजन यूज हुआ, और सारे इंजन में सॉलिड फ्यूल यूज हुआ। ये बेसिकली टू डेवलप इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने के लिए ये उस समय SLV लॉन्च किया गया था। ये अच्छा सक्सेसफुल रहा, और इसके अंतर्गत 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अग्नि 5, पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल, ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये बैलिस्टिक कुछ इंटीग्रेटेड है, जैसे अग्नि 3 तक तो इंटरमीडिएट है, लेकिन 4 और 5 जो है, अभी तक 5 अग्नि सीरीज लॉन्च हो चुका है, 4 और 5 जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल है, वो तो हाई रेंज का है, लेकिन इंटरमीडिएट रेंज 1, 2 और 3 है। वैसे पृथ्वी, आकाश, नाग और त्रिशूल ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है। इसी के तहत इसके सक्सेसफुल SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सक्सेसफुल होने के बाद ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप किया गया। ये इसका मेन स्टोरी है और मेन सिग्निफिकेंस है आप सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। उसके बाद पिक्चर में आता है एक्चुअल में PSLV, जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा, और अभी तक अगर सबसे ज्यादा इसरो में अगर किसी लॉन्च व्हीकल का कंट्रीब्यूशन है तो वो PSLV का है। GSLV नो डाउट लेटेस्ट और सबसे हैवी सैटेलाइट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल है, लेकिन जो सिग्निफिकेंस PSLV, जो स्टार्टिंग PSLV, इसको राहुल द्रविड़
अगर आप क्रिकेट टीम का बोले तो क्रिकेट टीम का राहुल द्रविड़ बोल सकते हैं। इसको भरोसेमंद और मोस्ट रिलायबल अगर कोई लॉन्च व्हीकल है तो वो PSLV है। इसमें क्या होता है कि ये इनिशियली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन 1994 से PSLV स्टार्ट हुआ है। 4 स्टेज प्लस 6 बूस्टर। 6 बूस्टर हम आपको एक जनरल चीज में समझाने के लिए लिखे हैं। 6 स्ट्रैप ऑन मोटर भी इसको बोलते हैं, स्ट्रैप ऑन मोटर। 6 स्ट्रैप ऑन मोटर, 4 स्टेज प्लस 6 स्ट्रैप ऑन मोटर। इसका मतलब क्या है? बूस्टर का मतलब कि एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए, थ्रस्ट आप पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए बूस्टर्स लगाते हैं। गेम में खेले होंगे, अगर बूस्टर आप यूज किए होंगे तो, कि अगर अचानक से पावर देना रहता है तो बूस्टर ऑन कर देते हैं। ठीक है, बूस्टर 4 स्टेज बूस्टर प्लस 6 बूस्टर PSLV में। इसमें 4 स्टेज, इसमें तो चारों सॉलिड फ्यूल यूज हुए थे। अभी साउंडिंग रॉकेट में 2 स्टेज था, उसमें भी सॉलिड फ्यूल यूज हुआ, लेकिन इसमें पहली बार लिक्विड फ्यूल यूज होना स्टार्ट हुआ। सॉलिड लिक्विड ऐसे पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल, दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल, तीसरे स्टेज में फिर से सॉलिड फ्यूल और चौथे स्टेज में लिक्विड फ्यूल। और इसका पेलोड कैपेसिटी, पेलोड मतलब बताया था आपको, जो सबसे स्टार्टिंग में दिखाया था आपको एक छोटा सा डायग्राम, तो उसमें सबसे आगे जो फाइनल जो लोड हमको जहां पे पहुंचाना रहता है, जो फाइनल मिशन रहता है, वो जो लोड रहता है वो कितना आपको कैरी करके पहुंचा सकता है फाइनल, वो 1600 kg पेलोड कैपेसिटी का होता है। तो PSLV भी बहुत डिफरेंट टाइप के PSLV, अब PSLV है तो PSLV एक ही PSLV नहीं होगा, डिफरेंट कैटेगरी है, और उस कैटेगरी में भी बहुत डिफरेंट PSLV लॉन्च बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर PSLV CA की बात करें, कोर अलोन, PSLV कोर अलोन क्या होता है मैं बताता हूं आपको। तो PSLV कोर अलोन एक टाइप का PSLV है, लॉन्च व्हीकल एक कैटेगरी का। जैसे कि आप हीरो होंडा की गाड़ी लेंगे तो हीरो होंडा में हीरो होंडा पैशन भी आता है, हीरो होंडा स्प्लेंडर भी आता है, हीरो होंडा ग्लैमर भी आता है। तो वैसे ही PSLV लॉन्च व्हीकल है, उसके अलग अलग कैटेगरी भी हैं, अलग अलग कैपेसिटी के, अलग अलग वॉल्यूम क्षमता के। तो PSLV कोर अलोन में क्या था कि इसमें बूस्टर्स यूज नहीं किया गया था, बस 4 स्टेज और सॉलिड लिक्विड। और कोर अलोन कितना पेलोड कैपेसिटी था, बूस्टर यूज नहीं है, 1100 kg, खुद आप समझ गए होंगे 1100 kg। एक कैटेगरी था PSLV एक्सेल, मतलब उससे नॉर्मल PSLV से थोड़ा सा अच्छा। इसमें जो बूस्टर यूज हुआ या स्ट्रैप ऑन मोटर बोल सकते हैं वो यूज हुआ, वो क्या था, इंप्रूव्ड वर्जन था थोड़ा सा। तो पेलोड कैपेसिटी देखिए 1600 से 1800 kg हो गया पेलोड कैपेसिटी। उसके बाद देखिए PSLV हाई परफॉर्मेंस को बोल सकते हैं डबल एक्सल। इसमें और थोड़ा सा इंप्रूव वर्जन वाला बूस्टर यूज हुआ था, और बाकी वैसे ही 4 स्टेज प्लस 6 बूस्टर, और इसका पेलोड कैपेसिटी कितना हो गया, 2000 kg। उसके बाद देखिए PSLV QL, एक इसमें केवल बाकी जगह 6 बूस्टर यूज हो रहा है, इसमें 4 बूस्टर यूज हुआ था। तो PSLV QL, ये डिफरेंट कैटेगरी है PSLV का। तो PSLV वन ऑफ द बेस्ट और मोस्ट रिलायबल लॉन्च व्हीकल फॉर द इंडिया एंड फॉर द इसरो। बहुत सारे सिग्निफिकेंस है, अभी तक 1999 से अभी तक इसके चलते 237 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है इंडिया, डिफरेंट PSLV के थ्रू। तो एक तो फरवरी 2017 में PSLV C37 से एक सिंगल लॉन्च में 104 सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, आपको याद होगा फरवरी 2017 में। ये सिग्निफिकेंस है PSLV का। और PSLV C47 अभी नवंबर 2000 कार्टोसैट मिशन कार्टोसैट 3 अभी PSLV से लॉन्च हुआ है। PSLV देखिए सैटेलाइट अलग है, लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट सबसे ऊपर, पेलोड मानिए आप सैटेलाइट, और लॉन्च व्हीकल जिससे कैरी किया जा रहा है, कैरियर है, ये कौन है, लॉन्च व्हीकल। और ये लॉन्च व्हीकल हम क्या बताया था, एक्सपेंडेबल, एक बार में एक लॉन्च व्हीकल खत्म, रिकवर दूसरे बार उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो जाता है फिर अलग हो जाता है, रस्ट हो जाता है। तो ये PSLV C47 नवंबर 2019 में भी सबसे लेटेस्ट ये लॉन्च हुआ था कार्टोसैट 3 मिशन के लिए। अगर हम सैटेलाइट में पढ़ेंगे कि क्या होता है कार्टोसैट, क्या क्या डिफरेंट सैटेलाइट है, वो हम सैटेलाइट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये देखें PSLV और SLV क्या था। तो बेसिक PSLV का हम ये फंक्शन जानना चाह रहे थे कि क्या होता है PSLV में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं GSLV को। तो अब हम लोग GSLV और SSLV को देखते हैं। तो GSLV क्या होता है,
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस से आपको पता चल गया कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए इसको किया गया है और ये डेवलप किया गया है हैवी सैटेलाइट या हैवी प्लेलोड को लिफ्ट करने के लिए। और एक और है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको भी डेवलप किया जा रहा है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अप टू 500 किलोमीटर रेंज तक और स्मॉल सैटेलाइट को, स्मॉल पेलोड को ले जाने के लिए। तो हम देखते हैं पहले जीएसएलवी क्या है। तो जीएसएलवी अभी लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसरो के द्वारा डेवलप किया हुआ। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 स्टेज प्लस 4 बूस्टर। अभी हम देखे थे पीएसएलवी 4 स्टेज, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड। अब इसमें क्या है, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक फ्यूल की बात किए थे, मिनिमम फ्यूल मैक्सिमम थ्रस्ट। तो सॉलिड फर्स्ट स्टेज में सॉलिड यूज कर रहे हैं, सेकंड स्टेज में लिक्विड और थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक। देखिए जैसे जैसे लिफ्ट हैवी होते जा रहा है, पेलोड कैपेसिटी ज्यादा होते जा रहा है, वैसे वैसे स्टेज क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। स्टेज कम क्यों हो जा रहा है, ये फ्यूल क्रायोजेनिक फ्यूल, पीएसएलवी में लिक्विड फ्यूल यूज कर रहे थे, क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करना स्टार्ट कर दिए। मिनिमम लिक्विड में मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकता है क्रायोजेनिक फ्यूल। फिर इसमें भी जैसे पीएसएलवी का हम डिफरेंट टाइप देखे, तो अब हम जीएसएलवी का भी डिफरेंट टाइप देखेंगे। तो जीएसएलवी में कौन सा डिफरेंट टाइप है, तो जीएसएलवी MK1, जीएसएलवी MK2 और जीएसएलवी MK3, ये 3 कैटेगरी का जीएसएलवी बनाया गया है। जीएसएलवी 3 कैटेगरी, जीएसएलवी MK1, जीएसएलवी MK2 और जीएसएलवी MK3। 4 इंजन, सॉरी 3 इंजन। 3 इंजन मतलब 3 स्टेज, 3 इंजन, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक, और 4 बूस्टर। 4 बूस्टर स्ट्रैप ऑन वाटर और 255 टन कैपेसिटी, मतलब 2500 केजी पेलोड कैपेसिटी, पेलोड गॉट इट। तो 2500 केजी पेलोड कैपेसिटी। और जीएसएलवी MK2 में 3 इंजन मतलब 3 स्टेज, सॉलिड लिक्विड प्लस क्रायोजेनिक एंड 4 बूस्टर मतलब 4 स्ट्रैप ऑन वाटर, और इसका भी कैपेसिटी 2500 केजी। तो फिर MK1 और MK2 में क्या डिफरेंस है। अब मैं एक स्टोरी सुनाया था आपको, कुछ याद है, रसिया वाला। तो उसमें जो इंजन आया था क्रायोजेनिक इंजन, 7 क्रायोजेनिक इंजन जो रसिया दिया था, वो इंजन जीएसएलवी MK1 में यूज हुआ। MK2 में ये जो सॉलिड लिक्विड ये इंजन यूज हुआ है क्रायोजेनिक, ये इंडिजीनियस है, इंडिया का बनाया हुआ यूज हुआ है। यही दोनों में डिफरेंस है। और तीसरा सॉलिड लिक्विड और ये क्रायोजेनिक प्लस 4 बूस्टर, इसमें इंप्रूव्ड वर्जन। इसको फैट बॉय, इसरो का फैट बॉय भी बोला जाता है, क्योंकि ये सबसे हैवीएस्ट है। इसमें लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये 10,000 केजी पेलोड कैपेसिटी लिफ्ट करने की क्षमता रखता है। और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रिकॉल कीजिए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर दूर अर्थ से, तो वहां पे 4,000 केजी पेलोड कैपेसिटी ले जा सकता है। पेलोड कैपेसिटी, यू गॉट इट। पेलोड कैपेसिटी का मतलब यह है कि फाइनल जो आपको वहां पहुंचाना है। देखिए बीच बीच में हर स्टेज अलग अलग होके सेपरेट होते जाता है। पहले फर्स्ट स्टेज सेपरेट होगा, सेकंड स्टेज सेपरेट हो जाएगा, तो फाइनल हमको जो कैरी करके जाना है फाइनल तक, वो पेलोड कैपेसिटी है। तो पेलोड कैपेसिटी 4,000 कहां तक, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक, जियो स्टेशनरी और अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट तक 4,000 केजी लिफ्टिंग पावर है। और ये किस लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हम अभी पढ़ेंगे सैटेलाइट के बारे में, तो हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए ये जनरली यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये हैवी लिफ्ट प्लस ये अभी चंद्रयान 2 गगनयान मिशन 2022 जो इंडिया प्लस फर्स्ट है इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, तो उसके लिए भी जीएसएलवी MK3 यूज होने वाला है, तो हैवी लिफ्ट के कारण। अब देखते हैं हम SSL। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, कुछ ज्यादा नहीं है, ये लेटेस्ट है, हैवी लिफ्ट के लिए है, प्लस MK1 MK2 और MK3 यूज जीएसएलवी यूज किया जा रहा है चंद्रयान 2 के लिए, गगनयान मिशन के लिए। तो अब SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो सॉलिड फ्यूल बेस्ड है, ये सब सॉलिड फ्यूल बेस्ड होगा, 3 स्टेज होगा इसमें, कैरी मल्टीपल सैटेलाइट कैरी कर सकता है, और असेंबल हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। अभी तक
अभी तक क्या हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, वर्टिकल असेंबल करते हैं। आप देखे होंगे कभी पिक्चर में, तो वर्टिकल असेंबली होता है ऐसे, और यही असेंबली होता है, हॉरिजॉन्टल असेंबली नहीं होता है, क्योंकि उसको हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल करना थोड़ा टफ है, तो इसलिए वर्टिकल असेंबली होता है। इसको हॉरिजॉन्टल असेंबली भी किया जा सकता है। और उसके बाद अप टू 500 किलोमीटर तक इसको लॉन्च किया जाएगा। ये किया जा रहा है बाय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। एक और कंपनी बना है, न्यू कंपनी बना है स्पेस से रिलेटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उस कंपनी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। और इसका कॉस्ट पीएसएलवी के कॉस्ट से 1/10 होता है पर यूनिट मास लॉन्च करने में खर्च आता है। तो स्मॉल सैटेलाइट के लिए ये नया डेवलपमेंट हो रहा है, और जीएसएलवी हैवी सैटेलाइट के लिए डेवलप हो रहा है। तो अब हम ये एक्सपेंडेबल जो एक ही बार यूज करने वाले में ये था, अब हम देखते हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसको हम रिकवर करके फिर से उसको यूज कर सके। ऐसा लॉन्च व्हीकल में इंडिया का क्या डेवलपमेंट चल रहा है। तो नेक्स्ट कैटेगरी है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में, रीयूजेबल में एक होता है सिंपल रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और एक कैटेगरी है अवतार। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल 2 स्टेज, 2 ऑर्बिट, ऑर्बिट के लिए पहुंचने तक 2 स्टेज, 2 स्टेज। एक स्टेज है सेमी क्रायोजेनिक और एक है क्रायोजेनिक। देखिए अब यहाँ क्रायोजेनिक लिक्विड भी हटा दिए, लिक्विड को हम क्या किए, क्रायोजेनिक से रिप्लेस कर रहे हैं, और सेमी क्रायोजेनिक फर्स्ट स्टेज में यूज कर रहे हैं। इसमें कौन सा फ्यूल यूज करेंगे, किरोसिन। यस, आपने सही सुना, किरोसिन। लेकिन किरोसिन फ्यूल का इसमें इसरो नाम दिया है, इसका क्या नाम है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें, और उसका नाम है इसरोसिन। बेसिक किरोसिन ही है वो। और लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर, लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के जैसा काम करेगा जैसा क्रायोजेनिक में होता है। और सेकेंड स्टेज में क्रायोजेनिक फ्यूल, जैसा कि हम डिस्कस किए हैं, क्रायोजेनिक फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है। लिक्विड ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडाइजर, लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, तो ये यूज होगा। नॉट प्रोड्यूस डेब्रिज, डेब्रिज क्यों प्रोड्यूस नहीं होगा, ये सबसे इसका एडवांटेज है। क्यों, क्योंकि आपको पता है रीयूजेबल है, कुछ सेपरेट होकर डिस्ट्रॉय होना नहीं है, वो फिर से वहां जाना है। तो स्पेस में कोई भी डेब्रिज, डेब्रिज मतलब ये जो स्क्रैप होता है ना, वो नहीं होगा। और इसरो का प्लान है 2030 में लॉन्च करने का। लेकिन 2030 में, लेकिन अभी जो 2022 में गगनयान मिशन लॉन्च होगा ह्यूमन को ले जाने के लिए, तो वहां से कम बैक करना है। मतलब ये टेक्नोलॉजी अभी तो नहीं हो पाया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, उसका टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसमें यूज होगा, गगनयान मिशन में यूज होगा। मतलब इसमें क्या होगा कि ऐसे रॉकेट ऐसे जाएगा और फिर से री एंट्री, मतलब ऐसे गया और फिर ये मतलब वापस होने के लिए फिर री एंट्री करके ऐसे प्लेन बन के आएगा। तो ये है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट कैटेगरी का अवतार, भी इस पे भी इसरो और डीआरडीओ ज्वाइंट प्रोग्राम चल रहा है। हाइपर प्लेन, रॉकेट प्लस जेट दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। स्पीड होगा इसका 8 मैक नंबर, मतलब 8 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। और सिंगल स्टेज, इसमें एक ही स्टेज यूज किया जाएगा। तो ये अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट है, आरएलवी अभी नहीं इंडिया में नहीं बन पाया है अभी, लेकिन इसरो प्लान किया है 2030 तक इसको बना लेने का। तो ये होप आपको लॉन्चिंग व्हीकल समझ में आया होगा। तो अब हम सैटेलाइट को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट जो है वो इंटरकनेक्ट है। आप लॉन्च व्हीकल को समझिएगा तो आपको उससे लॉन्च होने वाला सैटेलाइट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, और उसके कॉन्सेप्ट को भी आप कैच कर पाएंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो होप आपको आज समझ में होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं सैटेलाइट सिस्टम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।